So students, today I am going to start semiconductor electronics. So as you can see that in this chapter we are going to study about semiconductors and the branch of physics in which we study about the semiconductors and their applications is called electronics. So what is electronics? Electronics is the branch of physics in which we study the semiconductor devices. Now, there is one specialty of the semiconductor devices which makes them so important, and that is we can control the flow of electrons. Again, I am repeating, we can control the flow of electrons in semiconductors, which was not possible in conductors or insulators. तो यही खास बात सेमीकंडक्टर की है कि हम सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन के फ़्लो को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसा हम चाहेंगे वैसा फ़्लो करा सकते हैं इलेक्ट्रॉन का। और अगर हमने इलेक्ट्रॉन के फ़्लो को कंट्रोल कर लिया, इनडायरेक्टली वी आर कंट्रोलिंग द इलेक्ट्रिक करंट। तो दैट्स वाई द सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आर सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज वी कैन कंट्रोल द इलेक्ट्रिक करंट ऑफ सच डिवाइसेस। और ऐसे डिवाइसेस की ही स्टडी को हम इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। क्लियर? Let's discuss what is valence electrons. So you all know that the electrons which lies in the outermost cell of an atom are valence electron. और आप सबको पता है कि ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ये न्यूक्लियस से बहुत लूजली बाउंड होते हैं यहाँ पर। इसीलिए अगर इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आप किसी एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू कुछ एनर्जी दे दें तो ये बहुत ईजिली फ्री हो जाते हैं, आउट ऑफ द एटम हो जाते हैं, एटम के फोर्स से, अट्रैक्शन के फोर्स से फ्री हो जाते हैं एंड हेंस दे बिकम द फ्री इलेक्ट्रॉन। तो आपके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं अगर इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आप सफिशिएंट एनर्जी सप्लाई कर देते हैं। क्लियर? सो व्हाट आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड। नाउ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स दे बिकम्स फ्री ऑफ द एटम। अच्छा, अब जब अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी एटम से बाहर चला जाएगा तो अब एटम में एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनिशियली द एटम वाज न्यूट्रल। अब कोई अगर न्यूट्रल चीज़ एक इलेक्ट्रॉन को लूज करती है तो उसमें तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो दैट्स वाई अगर एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है तो वो पीछे अपने एक पॉजिटिव चार्ज एटम को छोड़ करके जाता है। क्लियर? और सो हियर आई हैव शोन दीज फ्री इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव चार्ज एटम इन अ क्रिस्टल लैटिस। तो एक मेटल का लैटिस है, उसमें देखो ये जो पर्पल कलर के जो आयंस हैं दीज आर द पॉजिटिव चार्ज्ड एटम्स जो इलेक्ट्रॉन के लिबरेशन के बाद बचे हैं, और दिस रेड कलर डॉट्स आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो अब देखो बात ये है कि आपके एक मेटल के लैटिस में देयर आर टू चार्जेस, वन आर पॉजिटिव चार्ज एटम्स एंड अदर आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच आर निगेटिवली चार्ज। बट कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बिकॉज फॉर द कंडक्टिविटी द चार्जेज मस्ट फ्लो। जो चार्ज है वो मूव करने चाहिए, अगर कोई चार्ज रेस्ट पे है इट विल नॉट कंडक्ट। सो ये जो पॉजिटिव चार्ज एटम्स होते हैं ना ये अपने क्रिस्टल पॉइंट्स पे ना फिक्स रहते हैं, ये मूव नहीं कर पाते हैं। क्लियर? बट दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर एबल टू मूव विद इन द लैटिस, दैट्स वाई दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इसीलिए दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक करंट और कंडक्टिविटी। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब आते हैं समझते हैं एनर्जी बैंड थ्योरी इन द सॉलिड्स की सॉलिड्स में एनर्जी बैंड थ्योरी क्या होती है। लेट्स अंडरस्टैंड। तो देखो अभी तक हमने एक सिंगल एटम की बात की थी कि एक सिंगल एटम में देखो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो ये सभी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इन सब की एनर्जी स्टेट होती है कुछ, जो हमने बोर्स थ्योरी में पढ़ी है। क्लियर? तो इन सभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी स्टेट होगी ना वो सेम होगी यहाँ पर। क्यों? क्योंकि सिमेट्री है यहाँ पर। तो अगर किसी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कुछ है तो दूसरे की भी उतनी रहेगी, तीसरे की भी उतनी रहेगी। सभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी? सेम होगी इन ए सिंगल आइसोलेटेड एटम। बट क्या होता है कि यहाँ पर हम ना सेमीकंडक्टर्स में एक एटम नहीं पढ़ने वाले, यहाँ पे हम सॉलिड्स की स्टडी करने वाले हैं बेसिकली। तो सॉलिड इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस एटम्स। तो जो सॉलिड होता है उसमें बहुत सारे एटम्स होते हैं, एक दूसरे के पास बहुत ही क्लोजली बाउंडेड होते हैं वो, और एक दूसरे से वो इंटरेक्ट भी कर रहे होते हैं। तो क्या होता है सॉलिड में कि हर एक बगल वाला एटम अपने बगल वाले एटम के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है, एक दूसरे से वो इंटरेक्टेड रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है
कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी बगल वाले एटम से अफेक्टेड होते हैं, उसकी वजह से भी उन पे असर पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि किसी भी सॉलिड में, किसी भी क्रिस्टल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं दे डू नॉट हैव सेम एनर्जी स्टेट। तो सभी इलेक्ट्रॉन, जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, उनकी सेम एनर्जी स्टेट नहीं रह पाती। क्यों? क्योंकि सभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे कुछ इंटरेक्शन हो रहा होता है नेबरिंग एटम्स का भी, जो कि सिंगल एटम में नहीं था। इसीलिए यहाँ सभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन दे आर ऑफ डिफरेंट एनर्जी स्टेट। तो यही बात मैंने यहाँ लिखी हुई है कि ड्यू टू दिस द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट बी सेम लेवल। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स को एग्जिबिट करेंगे, और इन्हीं एनर्जी लेवल्स को, तो डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉन के जो एनर्जी लेवल हैं वो डिफरेंट होंगे, तो इन्हीं एनर्जी लेवल्स का जो ग्रुप होगा, कॉम्बिनेशन होगा, उसको हम एनर्जी बैंड कह देंगे। तो बैंड का मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ समथिंग। तो यहाँ पे डिफरेंट एनर्जी लेवल्स का हम कलेक्शन करेंगे, तो उस कलेक्शन को, कॉम्बिनेशन को एनर्जी लेवल्स के हम एनर्जी बैंड टर्म देंगे। क्लियर? अच्छा, तो लेट्स अंडरस्टैंड एनर्जी बैंड विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। तो क्या होगा कि देखो, मैंने लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर में ना एक सोडियम एटम को दिखाया है, उसके एनर्जी स्टेट्स को दिखाया है। देखो, तो देखो एक सोडियम का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो तो उसका जो एटॉमिक नंबर है दैट इज़ 11। सो इफ़ यू कन्फिग्रेट इट यू विल गेट 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। तो देखो मैंने सभी इलेक्ट्रॉन्स को कन्फिग्रेशन कर दिया, और देखो मैंने उनको इस डायग्राम में शो कर दिया है उनकी एनर्जी के बेसिस पे। अच्छा, ये थी बात सिंगल एटम की। क्लियर? नाउ इफ़ देयर आर लेट्स से 3 सोडियम एटम्स, तो देख रहे हैं कि यहाँ हर एक सोडियम एटम का एक 1s ऑर्बिटल होगा, इसी तरह हर एक सोडियम एटम का 2s ऑर्बिटल भी होगा, और हर एक सोडियम एटम का 2p ऑर्बिटल भी होगा, जो आपस में क्या कर रहे होंगे? इंटरैक्ट कर रहे होंगे। तो इसकी वजह से देखो यहाँ पर 3 लाइन्स आई हैव सोन हियर। तो यहाँ पे देख रहे हैं 1s में कॉम्बिनेशन है, देयर आर 3 लाइन्स बिकॉज ऑफ द 3 एटम्स हियर। ऐसे ही अगर एक सॉलिड की बात करेंगे ना, तो सॉलिड में तो ऐसे बहुत सारे एनर्जी लेवल्स होंगे। क्लियर? तो इन सभी एनर्जी लेवल्स को देख रहे हैं, ऐसे अगर पास पास होंगे सब अगर, तो इनसे ना एक बैंड बन जाएगा। तो दिख रहा है यहाँ पे 1s एक सिंगल स्टेट नहीं है, 1s भी यहाँ एक बैंड बन रहा है एनर्जी का। क्लियर? तो दैट्स वाई इन सॉलिड्स वी स्टडी द एनर्जी बैंड्स नॉट एनर्जी स्टेट्स। तो इसीलिए सॉलिड्स में एनर्जी बैंड एग्जिस्ट करते हैं, ना कि एनर्जी लेवल्स होते हैं। क्लियर? सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनर्जी बैंड इन सॉलिड्स आर वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, एंड देयर इज ए गैप बिटवीन देम। तो यहाँ पर देखो, अब मैं जो इम्पॉर्टेंट एनर्जी बैंड होते हैं, बहुत सारे एनर्जी बैंड्स बनते हैं, बट उनमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट एनर्जी बैंड होते हैं वो ये होते हैं, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। अब देखो वैलेंस बैंड क्या होता है, तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये रेड कलर का जो मैंने बैंड दिखाया एक डायग्राम के थ्रू, दैट इज़ द वैलेंस बैंड, एंड ये जो ब्लू कलर का बैंड है दैट इज़ द कंडक्शन बैंड। और देख रहे हैं दोनों ही बैंड्स के बीच में एक गैप है, दैट्स दिस गैप इज कॉल्ड फॉरबिडन गैप, और एनर्जी गैप भी कहते हैं इसको। तो आपको दिख रहा होगा कि कंडक्शन बैंड की जो एनर्जी है दैट इज़ ग्रेटर दैन द एनर्जी ऑफ द वैलेंस बैंड, क्योंकि इट इज़ हायर दैन द वैलेंस बैंड। अच्छा, अब ये जो गैप है ना इन दोनों बैंड के बीच का, दैट इज़ कॉल्ड फॉरबिडन गैप। इसका नाम फॉरबिडन गैप इसलिए पड़ा है क्योंकि इस गैप में ना इलेक्ट्रॉन कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकते। या तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में एग्जिस्ट करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में एग्जिस्ट करेगा। इट विल नॉट एग्जिस्ट इन दिस फॉरबिडन गैप, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड फॉरबिडन गैप। इस फॉरबिडन गैप को हम एनर्जी गैप भी कहते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इज़ अ वैलेंस बैंड। तो वैलेंस बैंड क्या होता है? तो ऑब्वियसली अभी अभी हमने समझा बैंड का मतलब क्या है, बहुत सारी एनर्जी स्टेट्स का ग्रुप, तो ग्रुपिंग एनर्जी लेवल्स का। अब वैलेंस वर्ड आ गया यहाँ पर, इसका मतलब जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे ना हमारे क्रिस्टल में, तो उन सभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अपनी अपनी एनर्जी स्टेट्स होगी और वो सेम नहीं होगी। तो अगर हम उन सभी एनर्जी स्टेट्स को एक कंबाइन या एक ग्रुपिंग कर दें तो हमको एक बैंड मिलेगा, एंड दैट बैंड इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। तो समझ में आया? तो वैलेंस बैंड इज फॉर्म्ड बाय द ग्रुपिंग ऑफ एनर्जी लेवल ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो सभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल की अगर हम ग्रुपिंग कर दें तो हमको एक बैंड मिलेगा, और उस बैंड को हम क्या कहेंगे? वैलेंस बैंड। इसका मतलब ये पता चल गया अब हमें कि ये जो रेड कलर का बैंड है इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स
एग्जिस्ट करते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑलवेज एग्जिस्ट इन वैलेंस बैंड। अच्छा, अब हमको ये भी पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वैलेंस बैंड में, जिनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, वो बहुत ही लूजली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस से। क्लियर? इसीलिए व्हेनेवर वी सप्लाई द एनर्जी टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये जो वैलेंस बैंड में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर हम उनको इतनी एनर्जी दे दें कि वो फ्री हो जाएं, तो जब वो फ्री हो जाएंगे ना, तो वो फिर कंडक्शन बैंड में जंप कर जाते हैं। तो क्या होता है कि व्हेनेवर आई सप्लाई सम एनर्जी टू एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस बैंड, इट जंप्स फ्रॉम द वैलेंस बैंड इनटू कंडक्शन बैंड। तो वो वैलेंस बैंड से जंप करके कहाँ पहुँच जाएगा? कंडक्शन बैंड में, और अब फ्री हो जाएगा। नाउ इट विल बिकम अ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो कंडक्शन बैंड क्या है? द कंडक्शन बैंड इज फॉर्म्ड बाय द ग्रुपिंग ऑफ रेंज ऑफ एनर्जी लेवल ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ऑब्वियसली आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि जब इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा तो वो कहाँ पहुँच जाएगा? कंडक्शन बैंड में पहुँच जाएगा। तो इसीलिए कंडक्शन बैंड क्या है? इट इज़ द ग्रुपिंग ऑफ एनर्जी लेवल ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अब हमारे क्रिस्टल में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन भी होंगे, और उन सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी लेवल्स हैं, उन सभी की अगर हम ग्रुपिंग कर देंगे तो हमको कंडक्शन बैंड मिल जाएगा। क्लियर? ओके। अब देखो नॉर्मली क्या होता है कि जो कंडक्शन बैंड होता है ना आपका, ये खाली रहता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में तो होते नहीं हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन अपने आप तो प्रोड्यूस होता नहीं है। वो सबसे पहले कहाँ पे होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है, वैलेंस बैंड में होते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हमने एक्सटर्नल एनर्जी दे दी कहीं से, तो फिर वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर जाते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं। नाउ द कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट बाउंड टू द न्यूक्लियस। ऑब्वियसली हमें पता है कि कंडक्शन बैंड में जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेसिकली, उनमें न्यूक्लियस का कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगता है, और यही जो इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन बैंड में होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टिविटी। अब हम इस फॉरबिडन गैप की बात करते हैं कि व्हाट इज़ द फॉरबिडन गैप। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि ये जो गैप था ना वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच वाला रीजन, जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसी गैप को हम क्या कहते हैं? फॉरबिडन गैप कहते हैं। दिस इज ए एनर्जी गैप विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड। इसीलिए हम इसको एनर्जी गैप भी कहते हैं कई बार। तो नॉर्मली क्या होता है सॉलिड्स में कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इस एनर्जी गैप में या फॉरबिडन गैप में एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर? तो इसी एनर्जी गैप या जो फॉरबिडन गैप है, इसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होती है, इससे जो एसोसिएटेड एनर्जी होती है, उसको हम क्या कहते हैं? एनर्जी गैप कहते हैं। अब हमने देखो बैंड समझ लिया, बैंड थ्योरी समझ लिया। अब हम इस बैंड थ्योरी के बेसिस पे ना अपने मटेरियल्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। सो वी कैन क्लासीफाई आवर मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस बैंड थ्योरी ऑफ द सॉलिड्स। तो देखते हैं क्लासिफिकेशन। तो इंसुलेटर हो सकते हैं, कंडक्टर हो सकते हैं, और सेमी कंडक्टर। पहले हम इंसुलेटर्स को समझते हैं बैंड थ्योरी के हिसाब से। तो हम सबको पता है कि जो इंसुलेटर होते हैं दे आर वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? तो अगर ये बहुत ही पुअर कंडक्टर होते हैं इंसुलेटर, इसका मतलब इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। दैट मीन्स एक इंसुलेटर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सब के सब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि वैलेंस सेल में होते हैं, वो कभी भी फ्री नहीं होते हैं। इसीलिए यहाँ पे देखो मैंने एनर्जी बैंड डायग्राम दिखाया इंसुलेटर का। तो देख रहे हैं दिस येलो कलर बॉल्स, दे आर प्रेजेंट इन द वैलेंस बैंड। ये आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर? और आपको दिख रहा होगा कि देयर इज़ नो इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता ही नहीं है। इवन अगर हम इस वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दें ना, तो वो जंप नहीं कर पाता कंडक्शन बैंड में, बिकॉज ये जो गैप है ना वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का, it is very very large, and as you can see this energy gap is greater than 3 electron volts। तो इंसुलेटर में ये जो एनर्जी गैप होता है ना जी, ये जो फॉरबिडन गैप होता है, ये इतना ज़्यादा होता है कि इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप नहीं कर पाते हैं, इसीलिए कोई भी कंडक्टिविटी नहीं होती है इनमें। क्लियर? तो एग्जाम्पल्स क्या हैं आपके इंसुलेटर के? रबर है, वुड है, और प्लास्टिक और डायमंड है। अब हम कंडक्टर की बात करते हैं।
तो अब दिख रहा होगा यहाँ पर कि आपने देखा यहाँ पर कि यहाँ पे जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड है ना, दे ओवरलैप ओवर ईच अदर। तो मेटल्स या कंडक्टर्स में क्या होता है कि जो बैंड है आपके कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं। तो ये देख रहे हैं, ये जो बीच में ये डार्क रीजन है ना कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का, ये ओवरलैपिंग जोन है। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ओवरलैप कर रहे हैं बेसिकली। इसीलिए कंडक्टर्स में जो एनर्जी गैप है दैट इज ऑलमोस्ट ज़ीरो। तो इसीलिए यहाँ कोई एनर्जी गैप एग्जिस्ट करता ही नहीं है कंडक्टर्स में। क्लियर? दैट्स वाई कंडक्टर्स, तो गुड कंडक्टर आर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए जो कंडक्टर्स होते हैं हमारे, वो बहुत ही अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अभी हम समझेंगे क्यों होते हैं ये गुड कंडक्टर। अच्छा, अब देख रहा होगा यहाँ पे कि यहाँ पर जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड है ये ओवरलैप कर रहे हैं, इसीलिए देयर इज़ नो फॉरबिडन गैप इन कंडक्टर्स। क्लियर? इवन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड एनफ एनर्जी फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टू मूव इन द कंडक्शन बैंड। अब देखो यहाँ पे अगर ओवरलैप कर रहे हैं, देखो दोनों बैंड, कोई गैप है ही नहीं, तो अगर हम थोड़ी सी भी एनर्जी वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को दे देंगे ना, तो दे विल इंस्टेंटली जंप इनटू द कंडक्शन बैंड और वो फ्री हो जाएंगे तुरंत। इसीलिए कंडक्टर्स में आपके बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। क्लियर? इसीलिए जो कंडक्शन बैंड होता है वो रूम टेम्परेचर पे ऑलमोस्ट क्या रहता है, कंडक्टर्स में फुल रहता है, और वो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके जो कंडक्शन बैंड में एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर? अच्छा, व्हेन वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन मूव टू कंडक्शन बैंड दे बिकम फ्री इलेक्ट्रॉन। ये बात हमें पता है कि जब भी वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जंप करते हैं तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। तो ऐसे मटेरियल्स के एग्जांपल्स क्या हैं, आपके मेटल्स जो होते हैं लाइक कॉपर, सिल्वर, दीज आर द कंडक्टर्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेमी कंडक्टर्स। अब अगर हम सेमी कंडक्टर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस एनर्जी बैंड डायग्राम में कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंडक्शन बैंड में भी हैं, बहुत कम, एंड देयर आर फ्यू इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस बैंड। क्लियर? तो इनके बारे में देखते हैं। तो देखो, जो सेमी कंडक्टर मटेरियल्स होते हैं ना, उनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की होती है। दैट मीन्स देयर कंडक्टिविटी लाइज इन बिटवीन द कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। अच्छा, यहाँ पे जो एनर्जी गैप होता है, ये जो फॉरबिडन गैप होता है ना, वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेस होता है जनरली आपका। तो इट इज़ लेस देन द 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यूज़ भी लिखी हैं, जैसे सिलिकॉन के लिए ये जो एनर्जी गैप होता है दैट इज़ 1.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड फॉर द जर्मेनियम दिस एनर्जी गैप इज 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मतलब ये जो एनर्जी गैप है ना इन सेमी कंडक्टर्स में, ये बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन बहुत कम भी नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन्स बहुत ईजिली जंप कर जाएँ, बट इंसुलेटर की तरह ये बहुत ज़्यादा भी नहीं है एनर्जी गैप कि कभी इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड जा ही नहीं पाएंगे। क्लियर? तो ये बात है, यहाँ पे इंटरमीडिएट होता है देखो एनर्जी गैप। इसीलिए अगर हम 0 केल्विन की बात करें तो नॉर्मली एट द 0 केल्विन सेमी कंडक्टर्स बिहेव्स एज एन इंसुलेटर। तो बहुत ही लो टेम्परेचर्स की बात अगर करें तो 0 केल्विन टेम्परेचर की अगर हम बात करें, जिसको एब्सोल्यूट ज़ीरो भी कहते हैं, तो एट 0 केल्विन टेम्परेचर ऑल द इंसुलेटर्स बिहेव एज ऑल द सेमी कंडक्टर्स बिहेव एज इंसुलेटर्स। व्हाई? देखो, इसका बहुत बड़ा रीज़न है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि नॉर्मली जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, जब तक इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को आप एनर्जी नहीं दोगे तब तक कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, और अगर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं आता तो कोई कंडक्टिविटी नहीं होगी। समझ में आया? तो क्या होता है कि ये जो एनर्जी मिलती है ना इलेक्ट्रॉन्स को, ये थर्मल एनर्जी मिलती है बेसिकली टेम्परेचर की वजह से। तो रूम टेम्परेचर पे अगर कोई चीज़ कंडक्ट कर रहा है, जैसे मेटल्स कंडक्ट कर रहे हैं, सेमी कंडक्टर्स भी थोड़ा बहुत कंडक्ट करते हैं, तो क्या होता है कि रूम टेम्परेचर पे टेम्परेचर होता है कुछ, तो उस टेम्परेचर की वजह से एनर्जी मिल जाती है इन इलेक्ट्रॉन्स को कि वो जंप कर सकें। बट अगर हम 0 केल्विन टेम्परेचर की अगर बात करें तो कोई टेम्परेचर है ही नहीं। तो क्या होगा कि 0 केल्विन टेम्परेचर पे कोई थर्मल एनर्जी ही नहीं अवेलेबल है इन इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो सिंस देयर इज़ नो थर्मल एनर्जी अवेलेबल to these valence electron at 0 Kelvin temperature, so these electrons are not able to become free electrons. इसीलिए लो टेम्परेचर्स पे ड्यू टू द लैक ऑफ
thermal energy, these valence electron do not become free electron. इसीलिए there is no electron which exists in the conduction band. All the valence electron they will remain in the valence band at 0 Kelvin temperature. समझ में आया? इसीलिए जो सेमी कंडक्टर्स हैं वो लो टेम्परेचर्स पे इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। अब लेट्स से अब हम टेम्परेचर को बढ़ाना स्टार्ट करते हैं। तो अभी 0 था, तो 0 केल्विन पे इंसुलेटर था हमारा सेमीकंडक्टर, और जो सभी इलेक्ट्रॉन्स थे वो वैलेंस बैंड में थे। तो ये मैंने यहाँ पे थोड़ा डायग्राम के थ्रू दिखाया हुआ है आगे, ये देखिए। तो ये देखिए मैंने एक डायग्राम दिखाया है सेमीकंडक्टर का 0 केल्विन और ग्रेटर देन 0 केल्विन पे। तो दिख रहा है कि ये जो ए वाला डायग्राम है ये 0 केल्विन पे, तो देख रहे हैं सभी इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में हैं। देयर इज नॉट अ सिंगल इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड। इसीलिए 0 केल्विन पे आपका सेमीकंडक्टर जो होता है वो इंसुलेटर होता है। बट क्या होता है कि जैसे जैसे अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट किया तो टेम्परेचर से क्या मिली इन इलेक्ट्रॉन्स को? थर्मल एनर्जी मिलती है। तो टेम्परेचर की वजह से इनको थर्मल एनर्जी मिलने लगती है। इसीलिए रूम टेम्परेचर आते आते इन ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना सेमीकंडक्टर के, उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो कंडक्शन बैंड में जंप कर जाते हैं। तो दिख रहा होगा कि फॉर टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन, तो इसको हम रूम टेम्परेचर भी मान सकते हैं। तो इस रूम टेम्परेचर पे फ्यू इलेक्ट्रॉन्स they get sufficient thermal energy, hence they jump into the conduction band और वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। क्लियर? और इसी की वजह से जो सेमी कंडक्टर हैं इन बिकॉज ऑफ दीज फ्यू कंडक्शन इलेक्ट्रॉन दे कंडक्ट एट द रूम टेम्परेचर। इसीलिए सेमी कंडक्टर्स जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे कंडक्ट तो करते हैं बट बहुत कम कंडक्टिविटी शो करते हैं। क्यों? क्योंकि दिख रहा होगा यहाँ पर कि ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स आर जंपिंग इनटू द कंडक्शन बैंड। सब के सब नहीं जंप कर पाते हैं, कुछ ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके जो फ्री हो पाते हैं रूम टेम्परेचर पे। दैट्स वाई सेमी कंडक्टर्स शो कंडक्टिविटी एट रूम टेम्परेचर बट दैट इज़ वेरी वेरी लेस। तो समझ में आया कि आपको अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट कराना है तो आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। दैट्स द की पॉइंट हियर। अगर टेम्परेचर 0 केल्विन के आसपास है मतलब बहुत लो है, देयर विल बी नो फ्री इलेक्ट्रॉन। और जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे एंड मोर कंडक्टिविटी विल बी देयर। क्लियर? तो ये रही बात। इसीलिए यहाँ पे देखो मैंने एनर्जी बैंड में आपको ये रूम टेम्परेचर पे दिखाया है। तो देख रहे हो मैंने देयर आर 2 येलो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड and there are few valence electron in the valence band। तो समझ में आ गया? तो यहाँ पे देखो इसीलिए मैंने लास्ट में लाइन में क्या लिखा हुआ है कि एट रूम टेम्परेचर सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस बैंड गेन एनफ एनर्जी। वही बात जो मैंने अभी डिस्कस की कि रूम टेम्परेचर पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वैलेंस बैंड के वो इतनी एनफ एनर्जी गेन कर लेते हैं कि वो कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और कंडक्टिविटी करने लगते हैं। दैट्स वाई द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो क्लियर सी बात है कि जितना हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे एंड मोर विल बी द कंडक्टिविटी। तो यहाँ पे देखो मैंने एक कंपैरेटिव डायग्राम शो कर दिया है बैलेंस बैंड का फॉर द सेमीकंडक्टर, फॉर द इंसुलेटर एंड फॉर द मेटल। क्लियर? तो ये बात है यहाँ पर। तो दिख रहा होगा यहाँ पर कि ये देखो ओवरलैपिंग बैंड है आपके मेटल्स में या कंडक्टर्स में और इनमें एनर्जी गैप नियरली 0 होता है। फॉर द इंसुलेटर दिख रहा होगा कि कितना ज़्यादा एनर्जी गैप है, दैट इज़ ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और फॉर द सेमी कंडक्टर दिस एनर्जी गैप इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एग्ज़ाम में देखो क्वेश्चन आता है आपका ये कि आपको पूछा जाएगा कि क्लासीफाई दी मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। तो आपको इन्हीं डायग्राम्स का यूज करना पड़ेगा और आपको डिफरेंसेस बताने पड़ेंगे। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फ्यू more thing about the semiconductors। So semiconductors are the foundation of the modern electronics। तो आज की जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक है उसका सेमीकंडक्टर्स क्या हैं? आपके फाउंडेशंस हैं। तो आज आप ट्रांजिस्टर्स का यूज करते हैं
एलईडी बल्ब्स का यूज करते हैं, सोलर सेल्स का यूज करते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज करते हैं आपके मोबाइल में, लैपटॉप में। दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। और इन सेमीकंडक्टर, अब देखो सेमीकंडक्टर्स में और भी एक स्पेशल बात होती है, देखो जो हमें यहाँ पे समझना चाहिए। देखो कंडक्टर्स में ना सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टिविटी। बट हम अभी आगे देखेंगे कि जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं, उनके साथ साथ होल्स भी होते हैं। तो दैट्स वाई देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर्स इन सेमी कंडक्टर्स। तो सेमी कंडक्टर्स में दो तरह के चार्ज कैरियर होते हैं, एक होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड द अदर वन आर द होल्स। तो अभी हम इनके बारे में जानेंगे एक एक करके, बट अभी से आपको इस चीज़ को दिमाग में बैठाना है कि सेमी कंडक्टर में देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज कैरियर्स। लेट्स डिस्कस अबाउट द होल। अब हम इस होल को समझते हैं कि ये होल होता क्या है। देखो तो देखो क्या होता है कि व्हेनेवर यू सप्लाई एक्सटर्नल एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस बैंड, तो देखो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स थे, जब आप उनको देखो एनर्जी देते हो बाहर से, तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि देखो देयर वेर टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, उनको देखो हमने एनर्जी दी तो देखो वो जंप कर गए कंडक्शन बैंड में। क्लियर। अब देखो जब ये इलेक्ट्रॉन जंप कर गए ना कंडक्शन बैंड में, तो इनकी अब वैकेंसी क्रिएट हो गई वैलेंस बैंड में। तो ये जो वाइट सर्कल्स दिख रहे हैं आपको वैलेंस बैंड में, एक्चुअली ये वाइट सर्कल्स पहले इन येलो इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा ऑक्यूपाइड थे। ठीक। अब क्या हुआ कि इन इलेक्ट्रॉन्स को किसी ने एनर्जी दे दी बाहर से, तो ये फ्री हो गए, मतलब ये अब कहाँ पहुँच गए, कंडक्शन बैंड में पहुँच गए। अब इनकी ये जो वैकेंसी क्रिएट हो गई है ना वैलेंस बैंड में, दिस वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रिएटेड इन द वैलेंस बैंड इज कॉल्ड होल। तो ये जो वैकेंसी क्रिएट हो गई ना वैलेंस बैंड में, इसी को हम क्या कह देते हैं, होल कह देते हैं। और ये जो होल होता है ना, इसमें एक इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज होता है। अब देखो इसमें पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है, ये एक पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है ये होल। देखो कैसे, आप ऐसा समझ सकते हो, देखो कि पहले इलेक्ट्रॉन जब था एक न्यूट्रल एटम में तो सब कुछ स्टेबल था। अब जब ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया ना, तो उसकी अब वहाँ पे जगह खाली हो गई उस एटम के अंदर। तो अब कोई भी चीज़ है जिसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाए या उसकी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो जाए, तो वो क्या चाहेगा कि जो उसकी स्टेबिलिटी है वो वापस हो जाए, इट अगेन बिकम्स स्टेबल। तो ये जो वैकेंसी क्रिएट हुई है ना, ये वैकेंसी चाहेगी कि इसमें फिर से कोई इलेक्ट्रॉन आके इसको फिल कर दे और फिर से एटम पहले की तरह क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए। तो इस वैकेंसी की है, ये जो वैकेंसी बन गई वैलेंस बैंड में, इस वैकेंसी में टेंडेंसी क्या है, इट हैज़ ए टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स, कि ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगी अपने तरफ। और कोई भी चीज़ जो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगी उसमें क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। इसीलिए ये जो दीज आर द वैकेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस बैंड, और ये इनमें एक इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि इनमें एक टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की, टू फिल इट, एंड दीज आर कॉल्ड होल्स। तो समझ में आया होल्स कैसे बनते हैं, कि जब भी कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाके जंप कर जाता है कंडक्शन बैंड में, तो जो वैकेंसी क्रिएट हो जाती है वैलेंस बैंड में उस इलेक्ट्रॉन की, उसी वैकेंसी को हम होल कहते हैं। क्लियर। एंड दिस वैकेंसी हैज़ एन इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द होल चार्ज विल बी इक्वल टू द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर में आते हैं कि अब सेमीकंडक्टर का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। तो देखो सबसे पहले जो टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर होते हैं उनको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, लेट्स डिस्कस अबाउट देम। तो प्योर सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं ना, उन्हीं को हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। सो द प्योर सेमीकंडक्टर्स आर कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, दीज आर द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। क्लियर। अब देखो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ होल्स इन द वैलेंस बैंड। Therefore, the overall electric charge of an intrinsic semiconductor is neutral. इस बात को देखो समझते हैं यहाँ से। अभी अभी आपने देखा कि होल्स कैसे बनते हैं, ठीक। अच्छा, तो देख रहे हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ
तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ तो उसकी एक वैकेंसी क्रिएट हो गई, मतलब एक फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से एक होल जनरेट हुआ वैलेंस बैंड में, ठीक है। दूसरा फ्री इलेक्ट्रॉन हुआ, उसका फिर से एक वैकेंसी बन गई उसके एटम में, जिसकी वजह से एक और होल क्रिएट हो जाएगा। तो मतलब हर एक फ्री इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग एक होल एग्जिस्ट करेगा वैलेंस बैंड में, क्योंकि जितने फ्री इलेक्ट्रॉन बनेंगे आपके उन सबकी वैकेंसीज तो क्रिएट होंगी ही एटम में, तो वो सभी वैकेंसीज क्या हैं, होल्स होती हैं। तो इसीलिए इस बात को यहाँ पे लिखा है मैंने एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड, जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है, वो हमेशा इक्वल होगा किसके, द नंबर ऑफ होल्स इन द वैलेंस बैंड। तो हमेशा जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो रहे हैं आपके, द सेम नंबर ऑफ होल्स विल बी देयर इन द वैलेंस बैंड। तो इनका जो नंबर होगा वो हमेशा क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होगा, क्योंकि जितने फ्री इलेक्ट्रॉन उतने ही होल्स जनरेट होंगे। दैट इज़ फॉर द क्लियर, दैट इज़ वेरी वेरी क्लियर थिंग। अच्छा, अब बात हो रही है कि देखो फ्री इलेक्ट्रॉन हमने लिबरेट कर दिया क्रिस्टल में, क्लियर, और होल्स भी बन गए हमारे वैलेंस बैंड में। तो क्या इसकी वजह से कोई चार्ज पे इफेक्ट पड़ता है क्या हमारे सेमीकंडक्टर पे? तो इसका कोई भी इफेक्ट चार्ज पर नहीं पड़ता है। मैं यहाँ पे इस डायग्राम के थ्रू आपको दिखाना चाहूँगा कि देखो ये, तो देखो यहाँ पर क्या था, पहले ये सभी एटम न्यूट्रल थे, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं था, तो पहले कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की बात हो नहीं रही थी। अब आप एक पर्पल और एक फ्री इलेक्ट्रॉन पे फोकस करो, तो देखो एक पॉजिटिव चार्ज के लिए एक फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ, तो अभी भी तो ये दोनों अगर मिल के, तो यहाँ पर अगर आप क्रिस्टल लैटिस को देखो, तो अगर यहाँ पर देयर आर 630 पॉजिटिव एटम्स, तो अगर इस पूरे क्रिस्टल लैटिस में 30 पॉजिटिव एटम्स हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग 30 फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो इसीलिए इस पूरे क्रिस्टल की अगर हम बात करेंगे तो अभी भी ये क्रिस्टल पूरा हमारा क्या है, न्यूट्रल है। तो क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स और ये जो पॉजिटिव चार्ज जनरेट भी हो रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन होल्स जनरेट भी हो रहे हैं, तो वो क्रिस्टल के अंदर ही जनरेट हो रहे हैं, क्लियर। इसीलिए हमारे पूरे क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स। तो चाहे जितने फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएं या होल्स बन जाएं अंदर, बट कंडक्टिविटी, बट न्यूट्रलिटी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसीलिए द ओवरऑल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए सेमीकंडक्टर इज न्यूट्रल। ओके, तो ये तो एनर्जी बैंड की बात है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। तो देख रहे हैं यहाँ पर ये ग्रीन कलर के जो एरोज हैं, ये दिखा रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो जंप कर गए कंडक्शन बैंड में, और यहाँ पे देखो प्रोसेस क्या है, थर्मल एक्साइटेशन, थर्मल एनर्जी की वजह से। और देख रहे हो देयर आर 3 कंडक्शन बैंड, 3 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन जंप किए हैं तो देखो 3 होल्स क्रिएट हो गए आपके। तो 3 होल्स आर जनरेटेड इन द वैलेंस बैंड फॉर 3 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। तो जितने कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स जंप करेंगे उतने ही होल्स क्रिएट होंगे आपके वैलेंस बैंड में। दैट्स द थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड। तो यहाँ पे देखो मैंने थोड़ा कंडक्शन को दिखाया है कि कैसे कंडक्शन होता है किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। तो यहाँ पे देखो डायग्राम नंबर ए पे अगर हम फोकस करें तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि ये देखो ये जो सिलिकॉन के एटम्स हैं, तो सिलिकॉन ना टेट्रावैलेंट होता है, मतलब इसकी वैलेंस सेल में देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर। तो अब देखो आप सबसे टॉप मोस्ट रो में देखो जो मिडिल वाला सिलिकॉन एटम है, तो उस सिलिकॉन एटम के नीचे वाला जो सिलिकॉन एटम है, दे वेयर बॉन्डेड टुगेदर। तो इन दोनों के बीच में पहले क्या था, कोवैलेंट बॉन्ड था। अब क्या हुआ कि ये जो मिडिल वाला सिलिकॉन एटम है ना, उसके फ्री इलेक्ट्रॉन को ना कुछ एनर्जी मिल गई होगी, तो जिसकी वजह से देख रहे हैं ये ग्रीन एरो से वो इलेक्ट्रॉन का क्या कर गया, जंप कर गया। तो अब ये कोवैलेंट बॉन्ड तो ब्रेक हो गया। अच्छा, अब ये जो इलेक्ट्रॉन जंप कर गया ना इस बॉन्ड से, बॉन्ड को तोड़ करके, वो तो फ्री हो गया। अच्छा, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया। अब ये जो व्हाइट कलर का डॉट यहाँ पे सेंट्रल सिलिकॉन एटम के ऊपर है, दैट इज़ द होल। तो वो एक होल क्रिएट हो गया। ऐसे ही देखो यहाँ पर लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पे सिलिकॉन एटम है, वहाँ पर भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ, तो एक होल क्रिएट हो गया। तो ये दिस इज़ हाउ द फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर क्रिएटेड। तो जब कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे ना, तब आपके ये होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे। अब देखो इनका मोशन कैसे होगा अगर हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें इस सेमीकंडक्टर में। तो देखो इन द बी डायग्राम
आई हैव अप्लाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब मैंने जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी तो अब देखो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है दे आर नेगेटिव चार्ज। तो आपको तो पता है कि जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। इसीलिए दिख रहा होगा कि ये जो ब्लू कलर के एरोज हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन की मोशन की डायरेक्शन है। तो देखो ये जो दोनों फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर मूविंग अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, जबकि जो होल्स हैं आपके उनमें इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी वजह से ये जो पिंक एरोज हैं दे आर शोइंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द होल्स। क्योंकि आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द नेगेटिव चार्जेस मूव अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दिख रहा है कि किसी भी सेमी कंडक्टर में आपके इलेक्ट्रॉन्स भी मोशन करते हैं और होल्स भी मोशन करते हैं। इसीलिए आपके इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स में both the free electron as well as holes are responsible for conducting the electric current. Clear? Okay, so let's move on. So now here in this diagram I have shown the motion of the holes and electrons. So let's say in the figure number 1 there are 3 valence electrons which are in the valence band. Now this electron at A point gained the energy and now it jumped into the conduction band, which is shown in figure number 2. Now there is a hole generated at the point A. Now what happens, how this hole will move? Focus on the valence band here. So now what happens, this free electron which is at point B, okay, which is beside point A, now this free electron will jump into this hole at point A, क्योंकि ये जो होल है इसमें क्या टेंडेंसी है कि ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो होल है A पॉइंट पर, इसके पास में जो इलेक्ट्रॉन है जो B पॉइंट का है वो इसमें जंप कर जाएगा। तो देखो B वाला इलेक्ट्रॉन A में जंप कर गया तो A तो फिर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल हो गया पहले की तरह, फ्री इलेक्ट्रॉन A तो फिर पहले से की तरह वैलेंस हो गया। अब लेकिन B में वैकेंसी क्रिएट हो गई। तो अब देखा आपने जो होल था इट हैज़ नाउ मूव्ड फ्रॉम A टू B। अगेन B वाला जो होल है वो फिर से अपने बगल वाले इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर जंप कराएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। तो ये जो C पॉइंट वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये B में जंप कर जाएगा। तो नाउ द होल विल मूव टू पॉइंट C। तो जैसे जैसे देख रहे हो कि जैसे जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन जंप करते जा रहे हैं, होल्स को फिल करते जा रहे हैं, वैसे वैसे होल भी राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ मूव करता जाए। तो दिस इज़ हाउ द होल विल मूव। कि होल्स का जो मोशन होगा ना वो इस तरह से होगा कि वैलेंस बैंड में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना दे विल जंप टू फिल द होल। तो जब वो जंप करेंगे तो फिर उनकी जगह होल बन गया, तो उसको फिर कोई जंप करके आया तो फिर वहाँ होल बन गया। तो इस तरह से द होल विल मूव इन अ होता है। अच्छा, अब हम इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन की बात करते हैं कि व्हाट इज इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। तो क्या होता है कि एक इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर में okay, so here you can see that in intrinsic semiconductor whenever a covalent bond is broken, और जब भी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री होता है तो वो कंडक्शन बैंड में जम कर जाता है। और जब ये प्रोसेस होती है कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने की और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के फ्री होने की, तो देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज कैरियर्स क्रिएटेड। वन फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड और दूसरा चार्ज कैरियर जो क्रिएट होता है वो होल्स होते हैं जो कि वैलेंस बैंड में होते हैं। और हमें ये पता है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जनरेटेड इन कंडक्शन बैंड विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ होल्स जनरेटेड इन द वैलेंस। इसीलिए जो नंबर डेंसिटी होगी इलेक्ट्रॉन्स की दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स इन इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर, और जिसको हम Ni से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको कहते हैं हम इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। तो इंट्रिंसिक का मतलब है प्योर सेमीकंडक्टर की बात है, कैरियर का मतलब है चार्ज कैरियर, और कंसंट्रेशन का मतलब है उनकी नंबर डेंसिटी। तो एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो नंबर डेंसिटी होगी इलेक्ट्रॉन्स की वो नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स के इक्वल होगी, और इन्हीं को हम कंबाइंडली इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन कह देते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि कार्बन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम दे हैव सेम लैटिस स्ट्रक्चर, बट व्हाई इज कार्बन इंसुलेटर व्हाइल सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। देखो कार्बन, अगर हम 14th ग्रुप की बात करें पीरियोडिक टेबल के, तो उसमें कार्बन होता है सबसे टॉप में, फिर नीचे सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड सो ऑन।
तो अगर सिलिकॉन जर्मेनियम में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होने की प्रॉपर्टी है तो व्हाई डज कार्बन इज ए इंसुलेटर, तो कार्बन में भी वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए थी, लेकिन कार्बन क्या होता है, एक इंसुलेटर होता है। तो नाउ द क्वेश्चन इज, तो अगर हम देखें तो देखो कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम में अगर आप देखोगे तो कार्बन में ना वैलेंस शेल सेकेंड ऑर्बिट होती है, जबकि सिलिकॉन में थर्ड और फोर्थ ऑर्बिट है सिलिकॉन और जर्मेनियम में। तो कार्बन में क्या होता है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, अगर आप इसका डायग्राम बनाओ आप इलेक्ट्रॉन्स का, तो उसमें आप देखोगे कार्बन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना वो बहुत पास होता है न्यूक्लियस के, एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। तो क्या होगा कि कार्बन से एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन को फ्री करना ना ज़्यादा डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। वहीं सिलिकॉन और जर्मेनियम में क्या होता है कि वो ईजिली लिबरेट हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। दैट्स वाई कार्बन में जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा चाहिए, देन सिलिकॉन एंड देन जर्मेनियम। इसीलिए कार्बन में हमें अगर एक इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है, उसी को करने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए, जिसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इसीलिए कार्बन आपका एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, वेयर एज सिलिकॉन एंड जर्मेनियम दे बिहेव एज सेमीकंडक्टर। अब देखो एक रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस होती है। तो अभी अभी हमने एक जनरेशन प्रोसेस देखी कि जब भी एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है तो एक इलेक्ट्रॉन और एक होल, इन दोनों का एक पेयर जनरेट होता है। सो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर जनरेटेड। नाउ जब एक इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर जनरेट होता है ना, तब एक दूसरी प्रोसेस भी स्टार्ट होती है जिसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस। तो जनरेशन हुआ इलेक्ट्रॉन होल पेयर का, उसके साथ साथ रिकॉम्बिनेशन भी स्टार्ट हो जाता है। अब क्या होता है कि ये जो होल क्रिएट हो गए ना, अब इन होल्स में ना जो बाहर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना वो आके टकराते भी हैं कई बार। तो वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिस्टल में घूम रहे हैं ना, दे कोलाइड विद दीज होल्स, और जब ये कोलाइड करेंगे इन होल्स से तो इनको फिल भी कर देंगे, तो न्यूट्रल हो जाएगा फिर से एटम पहले की तरह। तो ये जो रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस है ना, कि वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है दे विल कोलाइड विद द होल्स एंड देन दे अगेन बिकम न्यूट्रल एटम। तो ये जो रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस है ये भी साथ में होती रहती है अलॉन्ग विद द रीजनरेशन प्रोसेस। Okay, now the question is why intrinsic and pure semiconductors are not useful। देखो अब ये जो इंट्रिंसिक और प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं ना, अभी अभी हमने देखा कि ये तो 0 केल्विन पे तो इंसुलेटर की तरह होते हैं, और रूम टेम्परेचर पे भी अगर ये कंडक्टिविटी शो करते हैं तो वो बहुत कम होती है, इट इज़ वेरी वेरी लेस, क्योंकि इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं जो कंडक्शन बैंड में जम कर पाते हैं, जिसकी वजह से जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं ना ये बहुत लो कंडक्टिविटी शो करते हैं रूम टेम्परेचर पे। इसीलिए यहाँ पे जो कंडक्टिविटी होती है एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, वो ऑब्वियसली उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, और रूम टेम्परेचर पे जो कंडक्टिविटी है वो बहुत लो होती है। इसीलिए हम इनका कोई इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन नहीं ले पाते हैं फॉर आवर वर्किंग। इसीलिए जो आपके डायोड हैं, ट्रांजिस्टर हैं, उनको अगर हमें बनाना है तो उसमें हम प्योर सेमीकंडक्टर्स का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे प्योर सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी बहुत लो होती है। दैट्स वाई देयर इज़ ए नीड ऑफ डोपिंग टू इंक्रीज़ द कंडक्टिविटी। इसीलिए अब अगर हमें इनको यूज करना है अपने एप्लीकेशंस के लिए तो अब हमें इनकी कंडक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा। तो यही जो प्रोसेस होती है कंडक्टिविटी को बढ़ाने की, उसको हम क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। तो यहीं अब आ जाता है हमारा दूसरा क्लासिफिकेशन सेमीकंडक्टर का, दैट इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर।